नमस्कार, मैं डॉक्टर मृत्युंजय सरकार एज ए न्यूरोसर्जन मैं कुरुक्षेत्र सिग्नस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं आज एपिलेप्सी के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। एपिलेप्सी जो आमतौर पे मेडिकली एपिलेप्सी बोला जाता है, सीजर बोला जाता है, लोग कॉमनली उसको दौरा बोलते हैं, मिर्गी की बीमारी बोलते हैं, ये सब नाम से जाना जाता है सोसाइटी में। ये एक ऐसी बीमारी है जो बचपन से लेके बुढ़ापे, जवानी, सब जगह, सब उम्र में होती है। उसके कारण अलग अलग रहते हैं। उसकी ट्रीटमेंट मोटा मोटा एक जैसा ही रहता है। जो एंटीएपिलेप्टिक मेडिसिन बोलते हैं हम उसको अलग अलग डोज में दिया जाता है। एंटीएपिलेप्टिक मेडिसिन भी बहुत सारे होते हैं जो अलग अलग डोज और एज ग्रुप के हिसाब से या फिर मेडिकल कंडीशन या फिर फिजिकल कंडीशन के हिसाब से एडजस्टमेंट या फिर डोज एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि उम्र, ये बीमारी छोटे बच्चे, एक दिन के बच्चे जो आज पैदा हुआ है उसमें भी हो सकती है। उसके कारण अलग होते हैं, जैसे जन्म के समय डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम या डिलीवरी के बाद ऑक्सीजन वगैरह की कोई प्रॉब्लम बच्चे में आ रही है, बच्चा नीला पड़ जाता है कभी कभी डिलीवरी के बाद, वो सब कारणों से इमीडिएटली होता है। कभी कभी शुगर की कमी के कारण से होता है। तो ऐसी उम्र, जैसे छोटे बच्चों में ये सारे कारण मेनली रहता है। अदरवाइज़ कोई माँ के पेट में जब रहता है बच्चा, कोई इन्फेक्शन हो, कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी हो, उसके कारण भी दौरे आने के चांसेस रहते हैं, जो छोटे बच्चों में आमतौर पे देखा जाता है। जब बच्चा एक बार पैदा हो जाता है तो उसके बाद केयर कैसे होता है, उसका इन्फेक्शन वगैरह कैसा रहता है, दिमाग में कोई इन्फेक्शन होते हैं या फिर बिलीरुबिन बढ़ जाते हैं बहुत सारे बच्चों को, उसके कारण भी आमतौर पे देखा जाता है। बहुत छोटे बच्चों को, एक दिन के बच्चे से लेके कुछ हफ्ते के बच्चे तक देखा जाता है। उसके बाद आता है एक जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसमें फेब्राइल सीजर, जिसको हम लोग बोलते हैं, तेज़ बुखार के कारण दौरे आते हैं। आमतौर पे ये 5 साल तक के बच्चे को आता है। जब भी कोई तेज़ बुखार आता है तो उसको उसके साथ में दौरे आ जाते हैं। तो वो दौरा आमतौर पे वो बिनाइन रहता है, उसमें ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, मल्टीपल टाइम अगर दौरे आते हैं तो फिर हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो ये छोटे बच्चों का या फिर जो चाइल्डहुड एपिलेप्सी है उसमें मोटा मोटा ये कारण रहते हैं। कोई इन्फेक्शन के कारण, कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटी या एनोमली के कारण होती है, दिमाग में बुखार या इन्फेक्शन के कारण होते हैं। तो ये मोटा मोटा रीज़न देखा जाता है। जब एडल्ट थोड़े बड़े हो जाते हैं, बच्चों पे चोट लगती है, खेलते वेलते चोट लग जाती है, गाड़ी के कारण चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो एक बड़ा कारण हो जाता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, एडोलेसेंस स्टेज में पहुंचते हैं, तो ये मुख्य कारण हो जाता है कि हेड इंजरी या फिर कोई चोट लगी, कोई गिर गया ऊपर से, कोई भी कारण से अगर हेड इंजरी होती है वो एक कारण रहता है। उसके अलावा भी जो मैंने बोला है कि जो छोटे वाले बच्चे रहते हैं जिनमें अगर कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी रहती है, वो भी उसके कारण भी थोड़े बड़े होने के बाद दौरे आते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस रहती है जैसे क्रेनियोफेरिंजियोमा रहता है जो बाद में दिखाई देते हैं। तो ऐसी छोटे छोटे एबनॉर्मेलिटी के कारण भी थोड़ा बड़े होने के बाद ये सब दौरे की शिकायत रहती है। क्रेनियोफेरिंजियोमा हो गया, ये कंजेनिटल है जिसके कारण हाइड्रोकेफेलस डेवलप हो जाते हैं और उसके कारण सेकेंडरीली दौरे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेनली जो एडोलेसेंस एज या फिर मिडिल एज, उसमें रहता है कि जो हेड इंजरी है, जो मुख्य कारण है, कोई भी चोट लगी हो, भले वो बड़ा सिटी स्कैन में हम कराते तो बड़ा चोट हो या ना हो, उसके अलावा भी दौरे आने के चांसेस रहते हैं। वो किसी किसी को उसी समय आते हैं, जैसे एक्यूट ऑनसेट सीजर होते हैं, मतलब उसी समय जब चोट लगी हो, हम अस्पताल में पहुंचे तब दौरे आए या अस्पताल पहुंचने के पहले दौरे आए। कुछ लेट ऑनसेट सीजर भी होते हैं, जैसे बच्चा ठीक हो या इंसान ठीक हो गया और सर की चोट भी ठीक हो गई हो, दवाई भी बंद कर दिए, उसके बाद भी आते हैं लेट ऑनसेट सीजर होते हैं पोस्ट ट्रॉमा। तो उसमें कभी कभी हमें दवाई देनी पड़ती है और दवाइयाँ कंटिन्यू करनी पड़ती है। अदर जो बीमारियाँ होती है जो आमतौर पे दिमाग से रिलेटेड है, कोई भी हो, वो इन्फेक्शन किसी भी एज में हो सकता है, ब्रेन की ट्यूमर किसी भी एज में हो सकता है, वास्कुलर एबनॉर्मलिटी या वास्कुलर एनोमली जिसके कारण ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस रहते हैं, ये सारे कारण हैं दौरे आने के, वो किसी भी एज में हो जाते हैं। ओल्ड एज में आमतौर पे देखा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है या ब्रेन में हैमरेज होने के कारण दौरे की शिकायत होने के चांसेस रहते हैं। ओल्ड एज में ब्रेन ट्यूमर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि वो पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे वो ट्यूमर जब बड़ा हो जाता है तब एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे दिक्कतें आनी शुरू होती है और वो दौरा एक सिम्टम है जहाँ से हमें स्कैन वगैरह कराने से पता चलता है कि ब्रेन में ट्यूमर भी है। जो
मेडिसिन्स है, जो दवाइयाँ दी जाती है एपिलेप्सी में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो बहुत सारी दवाई है। बहुत सारी दवाइयाँ हमें एक एज ग्रुप के हिसाब से या पेशेंट की प्रोफाइल के हिसाब से हमें दिया जाता है। कभी कभी हमें एक दवाई से सीजर में कंट्रोल मिल जाता है, कभी कभी हमें मल्टीपल दवाई, मोनोथेरेपी से डुअल थेरेपी या फिर मल्टीपल ड्रग्स हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट किस दवाइयों से या कितनी फ्रीक्वेंसी से उनको रेस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता। कुछ सर्जरी भी आजकल होने लगी है, बहुत सारी कंजेनिटल डिफॉर्मिटी के कारण जो बच्चों में होते हैं, उनका अगर बहुत ज़्यादा सीजर आ रहे हैं, दिन में रोज़ बहुत सारे सीजर पड़ते हैं, तो उनकी सर्जरी भी आजकल होने लगी। एडल्ट एज में भी सर्जरी होती है, जो पैथोलॉजी रहती है, जैसे किसी को चोट लग गई, उसके कारण स्कार एपिलेप्सी होती है, तो अगर स्कार का ऑपरेशन किया जाता है तो फिर वो आमतौर पे वो कंट्रोल हो जाते हैं या फिर मिनिमम दवाइयों पे वो चलने लगते हैं। जैसे मैंने बोला, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण दिमाग में पानी जमा हो गया, तो उसकी भी सर्जरी होती है। तो आमतौर पे उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है और दौरे की भी शिकायत भी, उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उनकी जो इंटेंसिटी वो कम हो जाती है। तो दौरा एक ऐसी बीमारी है जिसकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, जो छोटे बच्चों से लेके बुढ़ापे तक किसी भी उम्र में किसी भी कंडीशन में हो सकती है। उसका हमें जांच करना पड़ता है तरीके से। कभी कभी हमें सारी जांच करने के बाद भी उसका कारण नहीं पता चलता। डिफ़िकल्टी वहाँ पे होती है जहाँ पे सारी जांचें हमने करा लिया जो अभी फ़िलहाल अवेलेबल है, उसके बाद भी हमें कोई कारण नहीं मिलता। तो उसमें हम लोग पेशेंट के हिसाब से, जैसे कोई यंग एज है, जो मिडिल एज है, जो वर्किंग है, जो फैमिली उन पे डिपेंडेंट है, उनको हम लोग दवाइयाँ कंटिन्यू करते हैं ताकि उनका रिस्क कम हो। वो कहीं पे जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अकेले कहीं बैठे हो, उनको दौरा ना आ जाए, ताकि उनकी एक सिक्योरिटी बने रहे, ताकि ये दिक्कतें ना हो। और दूसरी होती है कि कुछ बीमारियां होती हैं जिनका ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में पानी जमा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट करने से हमें वो बीमारी भी ख़त्म हो जाती है और दौरे की शिकायत भी ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑपरेशन प्लस दवाइयाँ, पहले तो दवाइयाँ ही दी जाती है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दवाइयों का डोज बदला जाता है, दवाइयों का एडिशन किया जाता है, और जिनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है उनको हम लोग बोलते हैं सर्जरी भी कराओ और दवाइयाँ भी साथ साथ चलो, ताकि फ्यूचर में हो सकता है दवाइयाँ बंद हो जाए। तो ये जो एपिलेप्सी है जो होती है, जो जांचें होती है आमतौर पे हम लोग करते हैं। पहले तो कोई भी पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है, फिर हम लोग उसका एक स्क्रीनिंग करते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई, जिससे हमें पता चलता है कि दिमाग में ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है जिसके कारण दौरे आते हैं। उसके अलावा ईईजी होती है, ईईजी से हमें ये पता चलता है कि दिमाग के किस हिस्से से दौरा आ रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है। या फिर कभी कभी सब क्लिनिकल सीजर चलता रहता है हॉस्पिटल में, या फिर कोई पेशेंट को चोट लगी हो तो उसमें हमें सब क्लिनिकल सीजर पता चलता है, ताकि हम वो दवाइयाँ या तो फिर डोज एडजस्टमेंट करना पड़े, डोज जोड़ना पड़े, कोई एक्स्ट्रा दवाई, तो वो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है, ये जो बीमारी है इसको एक सोशल स्टिग्मा के हिसाब से ना लें। इसकी आजकल बहुत सारी इलाज होती है। पहले तो दवाई होती है, दवाई भी बहुत सारी नई दवाई भी आ गई जिनका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, वो लंबे समय तक हम दे सकते हो, भले कम उम्र में दे, जो लगे कि लंबा समय चलेगा तब भी साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। कुछ दवाइयों की पुरानी जो दवाएं थे उनके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए आजकल जो नई दवाई है उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, उनको हम लोग लंबे समय तक दे सकते हैं। देने से उनको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे यंग लेडीज़ है जिनकी शादी होनी है या प्रेगनेंसी होनी है, वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि हम सारी चीज़ें उनको समझाएं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी होंगे या फिर बेबी में दवाइयों का क्या इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट होंगे, वो सब हम लोग काउंसलिंग करते हैं जब ऐसी कोई स्पेशल केसेस आते हैं। तो 2-3 स्पेशल केसेस है। एक तो जैसे मैंने छोटे बच्चों का, दूसरा होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल केयर करना पड़ता है। दवाइयों का प्रोफाइल, उनकी साइड इफ़ेक्ट्स, बच्चों के ऊपर अगर प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी की तो उनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। तो ये बीमारी जैसे आमतौर पे देखा जाता है कि ये पहले एक सोशल स्टिग्मा जैसा था, जिनको दौरे पड़ते थे वो अलग ही दुनिया में रहते थे और उनका अलग थलग कर देते थे, बहुत चीज़ें ट्राई करते थे, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वहाँ चले जाओ, ये इंजेक्शन लगवा लो। उस दुनिया से निकल के अभी दुनिया अलग हो चुकी है जहाँ पे दवाइयाँ होती है,
दवाइयों के, जैसे मैंने बोला एक दवाई नहीं काम करता तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, सर्जरीज होती है जहाँ पे लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये सोशल स्टिग्मा से निकल के अब जो दुनिया हमारी चल रही है, जहाँ पे रिसर्च हर दिन होते रहते हैं, हर दिन नई दवाइयाँ आती रहती है, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, उस पर भरोसा करें और एपिलेप्सी की इलाज करें। थैंक यू।